न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जहां शांति और सद्भावना का माहौल हमेशा छाया रहता है। यहाँ कभी भी हिंसा या आतंकवाद की खबरें नहीं आती थीं। एक ऐसा देश जिसे दुनिया शांति का प्रतीक मानती थी। लेकिन 15 मार्च 2019 को एक ऐसा दिन आया जो इस देश की शांति को हमेशा के लिए बदल कर रख गया। क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों पर हुए हमले ने न केवल न्यूजीलैंड को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम आपको बताएंगे उस दिन की पूरी कहानी जब नफरत ने इस शांतिपूर्ण देश में कदम रखा। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। ब्रेंटन हैरिसन टैरेंट, जो एक 28 वर्षीय श्वेत ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति था, क्राइस्टचर्च मस्जिद हमलों का दोषी था। वह 27 अक्टूबर 1990 को जन्मा था और न्यू साउथ वेल्स के ग्राफ्टन शहर में पला बड़ा। टैरेंट के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह छोटा था, और इसके बाद उसने अपने परिवार की घर की आग में तबाही और दादा की मृत्यु जैसे दुखद घटनाओं का सामना किया। इन घटनाओं ने उसे मानसिक आघात पहुंचाया और सामाजिक चिंता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी मां के नए साथी के साथ हिंसक संबंधों के कारण टैरेंट और उसकी बहन ने अपने पिता के साथ रहने का निर्णय लिया। स्कूल में वह शारीरिक रूप से अधिक वजनदार हो गया, जिससे उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, और उसके पास बहुत कम दोस्त थे। वह स्कूल में रुचि खो बैठा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जैसे विषयों में असामान्य रूप से जानकार था। वह छोटी उम्र से ही नस्लवादी विचारों को अपनाने लगा और 12 साल की उम्र में ही उसने अप्रवासियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। 14 साल की उम्र में टैरेंट ने 4 चयन जैसी साइटों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपनी बहन से एक बार कहा था कि उसे लगता है कि वह ऑटिस्टिक और संभवतः समाज विरोधी है। 2007 में जब टैरेंट 16 या 17 साल का था, उसके पिता को पल्यूरल मेसोथेलियोमा कैंसर का निदान हुआ। टैरेंट ने इस दुख को सहने के लिए जिम जाना शुरू किया और 52 किलोग्राम वजन कम किया। 2010 में टैरेंट ने अपने पिता को आत्महत्या करते हुए पाया, जैसा कि पहले उन्होंने तय किया था। उसे अपने पिता से 4,57,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर विरासत में मिले, जो उसके पिता की मौत के बाद के मुआवजे के तौर पर मिले थे। इस पैसे से टैरेंट ने यात्रा करना शुरू किया और निवेश करना शुरू किया। 2012 के बाद ब्रेंटन टैरेंट ने कई देशों की यात्रा की, लेकिन वह हमेशा अकेले ही यात्रा करता था, सिवाय उत्तर कोरिया के एक यात्रा के। मार्च 2013 में उसने छुट्टी मनाने के लिए न्यूजीलैंड यात्रा की, जहां उसने 3 दिन एक गेमिंग दोस्त के साथ बिताए। वह दोस्त और उसके माता पिता शस्त्रों के उपयोग करता थे, और उन्होंने टैरेंट को एक शूटिंग क्लब में ले जाकर उसे पहली बार शस्त्रों से परिचित कराया। टैरेंट ने यूरोप में आइडेंटिटेरियन आंदोलन से जुड़े समूहों को दान भी किया था, जिसमें उसने ऑस्ट्रिया की आइडेंटिटेर बेवेगुंग और फ्रांस की जेनरेशन इडेंटिटेर को बड़ी रकम दान की। उसने 2018 में इन संगठनों के नेताओं से संपर्क किया था और अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक भी साझा किया था। हमले की योजना के दौरान उसने रेबेल मीडिया को भी एक दान दिया था, जो व्हाइट जिनोसाइड और ग्रेट रिप्लेसमेंट जैसी साजिशों के सिद्धांतों का प्रचार करता था। टैरेंट अगस्त 2017 में न्यूजीलैंड आया और डुनेडिन के एंडरसन्स बे में रहने लगा। एक पड़ोसी ने उसे एक दोस्ताना अकेला व्यक्ति बताया। वह साउथ ओटागो गन क्लब का सदस्य था, जहां वह शूटिंग का अभ्यास करता था। 2018 में उसने डुनेडिन अस्पताल में अपनी आंख और जांघ की चोटों का इलाज कराया था। उसने डॉक्टरों से कहा कि ये चोटें उसे एक गन से गलत तरीके से गोली निकालने के दौरान लगी थीं। डॉक्टरों ने उसे स्टेरॉयड के दुरुपयोग के लिए भी उपचार किया था, लेकिन उन्होंने टैरेंट की यात्रा के बारे में अधिकारियों को सूचित नहीं किया, जो उसकी बंदूक लाइसेंस की जांच कर सकते थे। डुनेडिन में रहते हुए टैरेंट बेरोजगार था और अपने पिता से प्राप्त पैसे और निवेशों से अपनी जीवन यापन की खर्चे और हमले की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी बहन से कहा था कि उसकी धनराशि अगस्त 2019 तक खत्म हो जाएगी, और फिर उसने आत्महत्या की संभावना भी व्यक्त की थी। जनवरी 2019 के अंत में एक दस्तावेज मिला, जिसमें उसने लिखा था, 15 मार्च को हमला करना है, चाहे जैसे भी हो।
टैरेंट के बारे में माना जाता है कि वह 2016 और 2017 में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों से प्रभावित हो गया था और उसने हमले की योजना करीब 2 साल पहले बनाना शुरू कर दिया था, जबकि उसने अपने लक्ष्यों का चयन 3 महीने पहले किया था। अल नूर मस्जिद के कुछ जीवित बचने वाले लोग मानते हैं कि वे हमले से पहले कई शुक्रवारों में टैरेंट को मस्जिद में देखा था, जो प्रार्थना करने का नाटक कर रहा था और मस्जिद के कार्यक्रमों के बारे में पूछ रहा था। हालांकि रॉयल कमीशन रिपोर्ट ने इस बात के कोई सबूत नहीं पाए और पुलिस का मानना है कि टैरेंट ने मस्जिद की योजना बनाने के दौरान एक ऑनलाइन टूर देखा था। 8 जनवरी 2019 को टैरेंट ने एक नज़दीकी पार्क से एक ड्रोन का इस्तेमाल करके मस्जिद के मैदानों की जांच की। इसके अतिरिक्त उसने इंटरनेट का उपयोग करके मस्जिद के विस्तृत योजनाओं, अंदर की तस्वीरों और प्रार्थना कार्यक्रमों को ढूंढा, ताकि वह यह पता लगा सके कि मस्जिद कब सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली होगी। उसी दिन उसने लिनवुड इस्लामिक सेंटर के पास भी गाड़ी चलाई थी। हमले में इस्तेमाल की गई हथियारों की जानकारी में पुलिस ने 6 बंदूकें बरामद की, 2 AR-15 स्टाइल राइफल्स, 2 12 गेज शॉटगन और 2 अन्य राइफल्स। टैरेंट को नवंबर 2017 में ए एंडोर्समेंट के साथ एक फायर आर्म्स लाइसेंस दिया गया था और उसने दिसंबर 2017 से मार्च 2019 के बीच हथियारों की खरीदारी की थी। उसने 4 30 राउंड मैगजीन, 5 40 राउंड मैगजीन और एक 60 राउंड मैगजीन का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त उसने सेमी ऑटोमेटिक राइफलों के छोटे मैगजीन को उच्च क्षमता वाले मैगजीन से बदल दिया, जो उसके लाइसेंस के नियमों के खिलाफ था। हथियारों और मैगजीन पर सफ़ेद रंग में लिखाई थी, जो ऐतिहासिक घटनाओं, लोगों और मुस्लिमों और यूरोपीय ईसाइयों के बीच युद्धों से संबंधित थी। इस पर हालिया इस्लामिक आतंकवादी हमलों और दक्षिणपंथी हमलावरों के नाम भी लिखे गए थे, जैसे अलेक्जेंड्रे बिसोनेट, लुका ट्रैनी और डैरेन ऑन्सबॉर्न। इसके अलावा हथियारों पर कई प्रतीक और स्लोगन भी थे, जैसे टर्कोफैगोस, जो ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक के नाम से लिया गया था, और रिमूव केबाब, जो एक मुस्लिम विरोधी स्लोगन था। मैनिफेस्टो में नाजी प्रतीकों का उपयोग किया गया था, जैसे ब्लैक सन और ऑडिन क्रॉस। हालांकि लेखक ने खुद को नाजी मानने से इनकार किया और खुद को एथनो नेशनलिस्ट, इको फासिस्ट और केबाब रिमूवलिस्ट बताया। उसने डोनाल्ड ट्रंप को श्वेत पहचान और सामान्य उद्देश्य का प्रतीक बताया और नॉर्वेजियन आतंकवादी आंद्रे बिरेविक, डिल्लन रूफ और अन्य से प्रेरणा ली। मैनिफेस्टो में उसने यह भी कहा था कि वह उम्मीद करता है कि अमेरिका में गोलीबारी से बंदूक नियंत्रण पर विवाद होगा और संभवतः गृहयुद्ध हो सकता है। 1:32 पर टैरेंट ने अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया, जो फेसबुक लाइव पर 17 मिनट तक चला। ये वीडियो अल नूर मस्जिद तक ड्राइविंग से शुरू हुआ और जब वह मस्जिद से बाहर जा रहा था तो समाप्त हुआ। शूटिंग से ठीक पहले उसने सर्बिया स्ट्रांग, एक सर्ब राष्ट्रीय और मुस्लिम विरोधी गाना, और द ब्रिटिश ग्रेनेडियर्स, एक पारंपरिक ब्रिटिश सैन्य मार्च गाना बजाया। 1:39 पर टैरेंट ने अपनी गाड़ी अल नूर मस्जिद के पास ड्राइववे में खड़ी की। इसके बाद उसने मोसबर्ग 930 शॉटगन और विंधम वेपोनरी AR-15 राइफल से खुद को लैस किया और मस्जिद की ओर बढ़ा। 1:40 पर टैरेंट ने मस्जिद की ओर बढ़ते हुए एक भक्त से हेलो भाई कहा गया। टैरेंट ने शॉटगन से 9 बार गोलीबारी की, जिसमें 4 भक्त मारे गए। इसके बाद उसने शॉटगन को गिरा दिया और AR-15 राइफल से मस्जिद के अंदर लोगों पर गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें 2 अन्य लोग प्रवेश द्वार के पास और दर्जनों लोग प्रार्थना हॉल के अंदर मारे गए। एक स्ट्रोब लाइट, जो उसकी एक हथियार से जुड़ी हुई थी, ने पीड़ितों को विचलित कर दिया। एक और भक्त ने टैरेंट पर हमला किया और उसे गिरा दिया, जिससे उसकी वेस्ट से एक मैगजीन गिर गई, लेकिन फिर उसे कई बार गोली मारी गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उस भक्त नायम राशिद को मरणोपरांत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशान ए शुजात और न्यूजीलैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। टैरेंट ने प्रार्थना हॉल में करीब से गोलियां चलाईं। इसके बाद वह बाहर गया, जहां उसने एक व्यक्ति को मार डाला, विंधम WW-15 राइफल को छोड़ दिया
और अपनी गाड़ी से एक रुगेर AR-56 AR-15 राइफल ली। वह मस्जिद के दक्षिणी गेट तक गया और दो लोगों को कार पार्क में मार डाला जो गाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, और एक अन्य को घायल कर दिया। उसने फिर से मस्जिद में प्रवेश किया और पहले से घायल लोगों पर गोलियां चलाईं। फिर बाहर गया, जहां उसने एक महिला को मार डाला। फिर टैरेंट ने मृत महिला को कुचलते हुए वहां से 6 मिनट बाद मस्जिद छोड़ दी। वह भाग रहे भक्तों और गाड़ियों पर गोली चलाता हुआ लिनवुड इस्लामिक सेंटर की ओर बढ़ा। 1:56 पर पुलिस मस्जिद के पास पहुंची। ठीक उसी समय टैरेंट अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी एक बस से ढकी हुई थी और तब तक पुलिस को उसकी गाड़ी की कोई पहचान नहीं दी गई थी। टैरेंट ने बेली एवेन्यू पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाई, लेन बदलते हुए और विपरीत दिशा में जाते हुए घास के बीच से ड्राइव किया। 1:51 जब लाइव स्ट्रीम कनेक्शन बाधित होने के कारण समाप्त हो गया, टैरेंट ने अवोनसाइड ड्राइव पर एक वाहन के चालक पर शॉटगन तानी और 2 बार उसे गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार शॉटगन ने गोली नहीं चलाई। उसकी गोप्रो कैमरा डिवाइस टैरेंट की हेलमेट पर लगी रही और रिकॉर्डिंग करती रही, जब तक कि पुलिस ने उसे 8 मिनट बाद गिरफ्तार नहीं कर लिया। 1:52 टैरेंट लिनवुड इस्लामिक सेंटर पहुंचा, जो अल नूर मस्जिद से 5 किलोमीटर पूर्व में था, जहां करीब 100 लोग मौजूद थे। उसने मस्जिद के ड्राइववे पर अपनी गाड़ी पार्क की, जिससे अन्य गाड़ियां अंदर या बाहर नहीं जा सकती थीं। एक गवाह के अनुसार टैरेंट शुरू में मस्जिद के मुख्य दरवाजे को नहीं ढूंढ सका और पहले बाहर और खिड़कियों से गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग मारे गए और अंदर के लोग सतर्क हो गए। एक भक्त, अब्दुल अजीज वहाबजादा, बाहर दौड़ा। जैसे ही टैरेंट अपनी गाड़ी से दूसरा हथियार ले रहा था, अजीज ने एक भुगतान टर्मिनल उसे फेंका। टैरेंट ने अजीज पर गोली चलाई, लेकिन अजीज ने शॉटगन उठाया, जिसे टैरेंट ने गिरा दिया था। अजीज ने पास की गाड़ियों में छिपकर टैरेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए "मैं यहां हूं" चिल्लाया। इसके बावजूद टैरेंट मस्जिद में घुसा, जहां उसने 3 लोगों को गोली मारी। जब टैरेंट अपनी गाड़ी में वापस आया, अजीज ने फिर से उसका सामना किया। टैरेंट ने अपनी वेस्ट से एक बायोनेट निकाला, लेकिन फिर उसने अजीज पर हमला करने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठकर भागने का निर्णय लिया। टैरेंट 1:55 पर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया, जबकि अजीज ने शॉटगन को उसकी गाड़ी पर फेंक दिया। अजीज को न्यूजीलैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो न्यूजीलैंड का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। मई 2023 में उन्होंने चार्ल्स तृतीय और कैमिला के राज्याभिषेक में क्रॉस प्राप्तकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। 1:57 पर पुलिस ने टैरेंट की कार, जो एक सिल्वर 2005 सुबारी आउटकैट थी, देखी और एक पीछा शुरू किया। 2 पुलिस अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से टैरेंट की कार को सड़क से हटाया और 1:59 पर 18 मिनट बाद पहले आपातकालीन कॉल के टैरेंट को ब्रोहम स्ट्रीट, सिडनहम में बिना प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद टैरेंट ने स्वीकार किया कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वह अशबर्टन में एक मस्जिद पर हमला करने जा रहा था, जो क्राइस्टचर्च से 90 किलोमीटर दूर था। उसने पुलिस को बताया कि 9 और शूटर थे और समझदार लोग डनिडिन, इन्फरकारगिल और अशबर्टन में थे, लेकिन बाद में इंटरव्यू में उसने पुष्टि की कि वह अकेले ही कार्य कर रहा था। टैरेंट 16 मार्च को क्राइस्टचर्च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुआ, जहां उसे एक हत्या के आरोप में चार्ज किया गया था। जज ने कोर्ट रूम को आम जनता से बंद करने का आदेश दिया। केवल मान्यता प्राप्त मीडिया को अनुमति दी गई और टैरेंट के चेहरे को पिक्सेलेट किया गया। कोर्ट में टैरेंट ने रिपोर्टर्स के सामने मुस्कान दी और व्हाइट पावर का संकेत दिया। मामला हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया और टैरेंट को हिरासत में रखा गया, क्योंकि उसके वकील ने जमानत नहीं मांगी। बाद में टैरेंट को ऑकलैंड प्रिजन के अधिकतम सुरक्षा इकाई में स्थानांतरित किया गया। 4 अप्रैल को पुलिस ने टैरेंट पर कुल 79 आरोपों की घोषणा की, जिनमें 50 हत्या के और 39 हत्या के प्रयास के आरोप थे। 5 अप्रैल को टैरेंट को मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण से गुजरने का आदेश दिया गया। 20 मई को टैरेंट के खिलाफ आतंकवादी कृत्य में लिप्त होने का एक नया आरोप आरोपित किया गया। 14 जून 2019 को टैरेंट ने क्राइस्टचर्च हाई कोर्ट में वीडियो लिंक के माध्यम से पेश होकर 51 हत्याओं, 40 हत्या के प्रयासों
और एक आतंकवादी कृत्य के आरोपों से इनकार किया। 26 मार्च 2020 को टैरेंट ने सभी 92 आरोपों में दोषी ठहराया। 24 अगस्त 2020 को उसे जीवन भर की सजा सुनाई गई, बिना किसी पैरोल के। ये न्यूजीलैंड का पहला आतंकवाद से संबंधित दोष सिद्ध था। टैरेंट ने 2021 में अपने जेल की स्थितियों के खिलाफ अपील की, लेकिन उसे छोड़ दिया। नवंबर 2021 में उसने अपनी सजा और दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई। हालांकि मस्जिद हमले के जीवित बचे लोगों ने इसे एक दिखावा के रूप में आलोचना की। 2024 में उसने अपनी जेल की स्थितियों के खिलाफ न्यायिक समीक्षा छोड़ दी। ब्रेंटन टैरेंट को 51 हत्याओं के लिए 51 आजीवन कारावास की सजा दी गई है और 40 हत्या के प्रयासों के लिए भी जीवन भर की सजा दी गई है। ये सभी सजा बिना पैरोल के है, यानी उसे कभी भी रिहाई का अवसर नहीं मिलेगा। अतः वह 52 बार जीवन भर की सजा का सामना करेगा, लेकिन यह सजा एक साथ होगी, न कि 52 अलग अलग सजा। इसका मतलब ये है कि वह जीवन भर जेल में रहेगा और उसे कभी भी रिहाई का मौका नहीं मिलेगा। इस केस ने हमारे समाज को यह सिखाया कि हम सभी को एक दूसरे के साथ शांति और सम्मान से रहना चाहिए। हम सभी को यह समझने की ज़रूरत है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।